कि अगर हम ये बात करें कि यूपीएससी का जो पेपर है, इस पेपर में अगर हम जब बात करते हैं इस पेपर में जब भी हम बात करने आए हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के पेपर के जो हिस्से हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ये जो 4 पेपर हैं, इसके अलावा आपका एसए का पेपर है ना, ये चीज तो है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे अभी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी केवल हम जनरल स्टडी पर और एसए पे बात करने वाले हैं। अब हमारी रणनीति क्या है? अगर आप देखेंगे तो पेपर 1, 2 और 3 और अप्रत्यक्ष रूप से 4 में और एसए में करंट का बहुत बड़ा रोल है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि जब हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में एक ही घटना नहीं आती। पेपर अगर आपने ये खोला तो पेपर में एक आता है मुख्य पृष्ठ और इसके आखिरी में आता है, अगर आप देखें जो सबसे आखिरी में, उसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी जो राष्ट्रीय घटना या कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे बिंदु, उसके पीछे खोलते तो आता है आर्थिकी। क्या आता है? उसके पीछे खोलते हो तो आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या घटनाओं से जुड़ा हुआ पेज आता है। उसके बाद है संपादकीय। आमतौर पर पेपर पढ़ने में लोग अपनी एनर्जी पहले पेज पे ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। मेरा अपना मानना है कि पेपर पढ़ने में एनर्जी को वेस्ट हमें नहीं करना है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे। आखिरी पेज में कभी कभी साइंस से जुड़ा हुआ विषय भी आता है, जो साइंस एंड टेक, आप उठा के प्रश्न देख लो, वैसे ही रहते हैं। जो पेपर में चल रहा होगा, जो अखबारों में चल रहा होगा, वही आपके इसमें भी दिखेगा। इसीलिए यूपीएससी में सफलता की दर उनकी बहुत ज़्यादा है जो लोग न्यूज़पेपर पे अपनी बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। मेरा एक स्टूडेंट अभी संदीप इस बार मेंस दे रहा है, उसने न्यूज़पेपर पे जबरदस्त कमांड है उसकी। बहुत सारे लोगों का इस बार प्री नहीं हुआ क्योंकि उसका मैथ भी अच्छा है, इंजीनियर है, तो उसका फायदा भी मिल गया, तो सी सेट भी पास कर गया। अब जब भी चर्चा होती है तो इसी बात पे होती है कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे आंसर में डाला जाए, करंट के मुद्दों को कैसे आंसर में डाला जाए, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, क्या ऐसा तरीका हो, और वहां से ही आपके सामने बातें आती हैं। अब जैसे आप मान के चलिए कि कोई राज व्यवस्था का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, लगातार कोई मान लीजिए कि महाराष्ट्र का जो मुद्दा चल रहा है ना, ऑर्डिनेंस का मुद्दा है, या राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का मुद्दा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार मेंस में प्रश्न यहां से आएगा, कॉन्फिडेंस मोशन से प्रश्न आ जाए, है ना। फिर जो संसद की जो कार्रवाइयां हैं, जो सत्र हैं, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दे क्या हैं। इन मुद्दों को आप पेपर से समझते हैं,
लोग कहते हैं हमारे लिए कोई रास्ता बनाएगा, कोई रास्ता किसी के लिए नहीं बनाएगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने पैर के कांटे खुद ही निकालने पड़ते हैं, कोई नहीं निकालता है। हाँ, कोई आपको रास्ता समझा सकता है, किस तरीके से करिए। अगर आप पेपर 1 में देखें तो हिस्ट्री का सेगमेंट है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कभी कभी इतिहास के भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि भारत मंडपम की एक चर्चा हो रही न्यूज़ में, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वो, है ना। अब आप समझेंगे कि भारत में जैसे मान लीजिए जो लोकतंत्र की बात आई कि भारत में लोकतंत्र, तो भारत के लोकतंत्र को सभा समिति और विदत से भी जोड़ा गया जो वैदिक काल में। भारत में जो गणतंत्र की बात है, वो गणतंत्र तो जो 600 बीसी में जो लिच्छवी गणतंत्र था वहां से भी जुड़ेगा। जब आप इस तरीके का एनालिसिस अपने कभी आंसर में डालना शुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो रही है। अभी यूपीएससी में अगर आप देखें तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है या ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कैंडिडेट लगातार चीजों का एनालिसिस कर सके, क्योंकि यहां रटे रटाए ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। आप चाहे जितना रट लीजिए, ऑप्शनल में हो सकता है कि आप लिख लें, लेकिन जनरल स्टडी में आप लिख नहीं पाएंगे। जनरल स्टडी और ऐसे में वही व्यक्ति अपनी कलम चला पाएगा जिसकी समझ कुछ होगी। क्या बात समझ में आ रही? और हमारी मेंटोरशिप में हम ये प्रयास करते हैं कि आपके पास टॉपिक आ जाए, उससे जुड़े हुए आपको जो भी प्रश्न हैं आप उनको लिखें और फिर हमें बताएं कि हाँ ये मैंने आंसर लिख लिया। फिर हम उस पर आपका एक एक करके चीज़ों को ठीक करा देंगे। चाहे पेपर 1 का हुआ, पेपर 2 में IR में पढ़ाता हूँ, पेपर 3 में यहाँ पे डॉक्टर संजय सर हैं और पेपर 4 में पढ़ाता हूँ। तो अब हम लोग क्या करें ऐसा है कि हमारी तैयारी हम चाहे जहाँ खड़े हैं इससे ऊपर की तरफ जाए। न्यूज़पेपर पे और अपनी पकड़ मजबूत करिए। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो यही है कि न्यूज़पेपर को अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर पर पकड़ और मजबूत की जाए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अपने सिलेबस के अनुसार न्यूज़पेपर पर पकड़ मजबूत की जाए। ठीक है। दूसरा, योजना प्लस कुरुक्षेत्र प्लस विज्ञान प्रगति। ये जो विज्ञान प्रगति है ये हर महीने आती है, योजना भी आती है। इससे प्रश्न सीधे सीधे मेंस में मिलते हैं। योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति। जो कुरुक्षेत्र है वो बेसिकली एग्रीकल्चर को ही जो रिप्रेजेंट करता है भारत में, जो एग्रीकल्चर की जो व्यवस्था है। पेपर 3 का आपको यहां से बहुत कुछ मिलेगा, सीधे सीधे भी मिल जाएगा। हर बात नहीं लिखनी है, इसको भी पढ़ने का तरीका आपको चीजों को लिखना है पॉइंट फॉर्म में। एक शॉर्ट नोट्स बना लें, उनका अपने आंसर में यूज करना है उस तरीके से। क्या समझ में आ रही बात? पेपर 2 ये तो हो गया पेपर 3 पे। ये बेसिकली जितनी बातें आपने लिखी हैं ये पेपर 3 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर 3 में बहुत सारी चीजें यहां से आपको मिलेंगी। एक तो जो विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो हिस्सा है, जो साइंस टेक का हिस्सा है, वो यहाँ से मिल जाएगा। लगभग जो भी दुनिया में आविष्कार होते हैं, जो भी नई चीज़ें, जो नई प्रौद्योगिकियाँ आती हैं, वो विज्ञान प्रगति अपडेट करता है। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र है, भारत में एग्रीकल्चर में जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ें रखी जाती है।
और जो योजना है, योजना में भारत सरकार क्या कर रही है उस पर बातें होती है। इंडिया ईयरबुक अभी प्री में थोड़ी हल्की पड़ गई। जब हम लोग एग्जाम देते थे इंडिया ईयरबुक से बहुत सारे प्रश्न आते थे। इंडिया ईयरबुक लेकिन अभी भी मेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्या करेंगे? भारत। भारत क्या है? भारत एक पुस्तक है जिसके आप अलग अलग हिस्से कर सकते हैं। अलग अलग हिस्से, जैसे आपने पुस्तक खरीदा, 240 रुपए की पुस्तक है, खरीदा, उसके अलग अलग हिस्से कर दिए। जो विज्ञान वाला हिस्सा अलग कर दिया, जो परिवहन वाला हिस्सा अलग कर दिया। अलग करके तब पढ़ डालो। जैसे आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो बुक तो हमारी है ना, अलग कर लेंगे उसको। हम ऐसे ही पढ़ते थे, अलग कर देते थे पूरी बुक, अलग अलग उसकी फाइलें बनाकर उसके नोट्स बना लेंगे। पूरा लिखना नहीं है, ध्यान समझ लो। लेट लोगों को एंट्री नहीं क्लास में। पूरा पूरा जो है लिखना नहीं है, इसमें पूरा कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना। पूरा लिखने के चक्कर में पढ़ोगे कुछ भी पूरा नहीं होगा। की पॉइंट्स तुमको पता हो, फिर तुमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि ये चीज यहां यूज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है यहां पर? भारत। इसके बाद क्या है? इसके अलग अलग हिस्से करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग हिस्से करेंगे। भारत अभी मेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मेंस में जैसे मान लीजिए भारत सरकार का जो भी आंकड़े हैं, आंसर आपका बहुत अच्छा कब बनता है मुझे बताइए? जब उसमें कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं और आपका एनालिसिस होता है। तो इंडिया ईयरबुक में भारत के हर सेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत के एग्रीकल्चर का क्या चल रहा है, भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, भारत के वैदेशिक संबंधों में क्या चल रहा है, भारत का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, भारत के राज्यों की क्या स्थिति है ना। जब आप इस तरह से कोर आधार पर जाके समझ लोगे मूल विषय को, तो रटना नहीं है, एक मूल बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और आप थोड़ा सा आंसर जब लिखोगे तो आपके आंसर में बेहतर एक अप्रोच दिखेगा। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा। प्लस बजट। आर्थिक समीक्षा प्लस बजट फरवरी और मार्च के महीने में हर साल आप जानते हैं कि आता है। लेकिन आता उस समय है, लेकिन इस्तेमाल जब यूपीएससी के पेपर में हमेशा ही होता है। जब आप मेंस देने जाएंगे यहां से प्रश्न रहेगा, है ना। क्योंकि जो हमें उस पर ज्यादा रिलाई करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको रिलीज करती है, हम उस पर रिलाई करेंगे ज्यादा। क्योंकि भारत में कोई भी मटेरियल बन रहा है वो इन्हीं बुक्स के बेस पर बनता है, किसी भी संस्थान का हो। तो संस्थान क्या करते हैं, उनके की पॉइंट्स निकाल के आपको दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा न लिख पाए, लेकिन हम उसको पढ़ तो सकते हैं ना। पढ़ने से हमारी समझ पूरी खुल जाएगी। अगर समावेशी विकास की बात हो रही, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही, तो भारत सरकार क्या सोचती है वो विजन आपके पास आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरीके पर आपने पढ़ा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यही है तरीका। हम पढ़ाते हिंदी मीडियम में, लेकिन हमारे जो मेंटोरशिप के बच्चे वो इंग्लिश मीडियम के हैं। हम हिंदी में ही बोलते हैं और वो इंग्लिश में सब समझते हैं। क्योंकि ये बातें मैं वहीं रखता हूं जहां बच्चे सीरियस हैं। जहां नॉन सीरियस टाइप के लोग हैं वहां एकदम नहीं बताते, क्योंकि वैसे भी 2-3 साल उनको लगना है। जब तक वो अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक उन्हें इन सब बातों का महत्व वहां है जब कोई पढ़ रहा है। उसको चाहिए जो दिशा, जैसे आप जो नदी के किनारे बैठे हैं और आपको मार्ग चाहिए, ये चीजें वैसी ही हैं।
जहां से आप इस चीज को वही बता पाएगा जिसने अनुभव किया होगा, पढ़ा होगा। ये वो टीचर नहीं बता पाएगा जो नहीं पढ़ा है कभी। समझ में आई बात? तो यहां से इस तरीके से चीजों को करना है। पेपर पढ़ने का तरीका, हर व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, हर व्यक्ति पेपर का एनालिसिस कर रहा है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर को पढ़ेंगे और वहीं लिख लेंगे। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ा, तो वहीं लिख देंगे पेपर 3rd में ये जाएगा, वहीं पेपर पे ही लिख देंगे पेपर 3rd। अगर आप कोई राज व्यवस्था का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहीं लिख देंगे पेपर 2। आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है तो वहीं लिख देंगे पेपर 1, और उसको वहीं पे संक्षिप्त नोट भी कर लेंगे, और जब वहां से प्रश्न आएगा तो उसको वहां पे एंट्री करते जाएंगे। बात समझ में आ रही? अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो पूरा पेपर से ही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो पूरा पेपर से ही है। लगभग उसके जो कोर पॉइंट है वो आपको समझ में आने चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी कौन से हैं, भारत की विदेश नीति कैसी है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, वो समझ में आ गया तो फिर वहां पर जो अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट है वो समझने के लिए पेपर है। एक तो स्ट्रेटजिक आंसर है और एक अप्लाइड आंसर होता है। तो स्टैटिक जो होता है बिल्कुल स्थिर, वो आपको बहुत नंबर नहीं दिलाएगा। नंबर तो आपको तब मिलेगा जब आप अप्लाइड कुछ चीजों को जोड़ेंगे। जैसे आपने आपदा प्रबंधन पढ़ लिया, आपदाओं पे लगातार आ रहा है, पेपर 3rd का हिस्सा है आपदा प्रबंधन। अब आपदा पर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? एक तो उसके लिए आपके पास जो बेसिक नॉलेज हो आपदा प्रबंधन की, कि भारत में जो मशीनरी है जो आपदाओं को नियंत्रित करती है, आपदा आने के बाद जो अलार्म है वो क्या क्या है, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो हमारे लिए जब आपदाएं आती हैं तो काम करती हैं, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए क्या प्रयास है और आपदाओं के प्रबंधन में स्थानीय लोगों का क्या योगदान है। आपदाएं केवल मशीनरी से नहीं रोकी जा सकती, आपदाएं स्थानीय लोग जो वहां पर हजारों साल से रह रहे हैं, जिनको उन आपदाओं को झेलने का तरीका पता, उनके स्थानीय सहयोग से भी जाएंगी। कुछ आपको थोड़ा सा विजन बनाना पड़ेगा। अब आपदाएं आ रही हैं और आपदाओं में अभी हाल फिलहाल की आपदा कौन सी है, आपने आपदाओं को समझा दिया। अब आप जब एग्जाम्पल देंगे तो अभी हाल फिलहाल में जो भारत में हुई और जो विश्व में हो रही है। बात समझ में आ रही है? यूपीएससी के प्रश्न आप उठा के देखिए, एक भी प्रश्न आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे नहीं लिखे जाएंगे, वो एनालिसिस है पूरा। और वो जो विश्लेषण है वो विश्लेषण हमारे को एक बेहतर अप्रोच पे जब तक हम खड़े नहीं हैं तब तक वो विश्लेषण होगा नहीं। आई बात समझ में? तो इस सफलता में की पॉइंट क्या है? पेपर। इसके बाद इस सफलता में की पॉइंट है पेपर 4। पेपर 4 में कुछ लोगों के नंबर आ जाते हैं 60 और कुछ के आते हैं 160। तो जो लिखने वाले तो उस जगह भी लिखते होंगे, वहां भी लिखते होंगे। पेपर 4 आपके पूरे दर्शन को सामने रखता है कि आप एक्चुअल में हैं क्या। वहां आप मक्कारी कर नहीं पाएंगे, आप बहुत ज्यादा, आप जो हैं वो सामने आ ही जाएंगे। इसीलिए कभी कभी होता है एथिक्स, जो पढ़ने वाले लोग जो होते हैं या पढ़ाने वाले, वो भी एथिक्स का जो पालन नहीं कर पाते। एक बड़ा इस पे प्रश्न है कि जो नैतिकता की जो बात करे वही नैतिक अगर न हो तो फिर क्या हो। जिसने एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर भारत में पाया जो यूपीएससी के एग्जाम में, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। एक लड़का आईपीएस हुआ था, एथिक्स में उसका सबसे ज्यादा नंबर था। अगले साल आईएएस बनने के लिए वो एग्जाम दे रहा था तो ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा गया।
उसके एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर थे। नैतिकता क्या है और एथिक्स का पेपर क्यों जोड़ा गया है? स्वभाव से ऐसे लोगों को यहां पर प्रशासन में शामिल किया जाए जो वास्तव में एथिकल है। ऐसे लोग छट जाएं जो जो बनावटी फूल हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत खुशबू है लेकिन वास्तव में खुशबू है नहीं। एथिक्स में नंबर उस व्यक्ति के बहुत अच्छे रहे हैं जिसकी समझ और जिसका विजन बहुत क्लियर है। जिसकी समझ, अगर आप पेपर 4 की बात करें जो नीति शास्त्र, तो यहां समझ और दृष्टिकोण जिसका स्पष्ट है उसे नंबर बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी समझ कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। समझ अच्छी नहीं है तो आप वहां लैग कर जाएंगे, क्योंकि ये पेपर पूरी तरह से अप्लाइड है। यहां पे रटने वाले बिल्कुल फेल करते हैं। की पॉइंट्स पता हो आपको कि महात्मा गांधी के दर्शन का ये विषय है, टैगोर के दर्शन का ये विषय है, महर्षि अरविंद के दर्शन का ये विषय है। वैश्विक स्तर पे जो दर्शन रहे हैं, जहां से प्रशासनिक गुण जो रखा गया है, उसमें हमारे भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए, अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, अधिकारी के लिए क्या जो दायित्व है, कब कौन से काम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना है, यही समझ यहां पे ली जाती है कि आपके लिए किस काम को महत्व ज्यादा दिया जाता है। जैसे ये केवल बोलने के लिए ना हो कि सबसे पहले नेशन है, नेशन फर्स्ट। आप जब एलबीएस में जाएंगे, जब आईएएस कभी हो जाएंगे, तो एलबीएस मतलब मसूरी, तो वहां पे लिखा है टू सर्व योर कंट्री टू बी ए कंट्री मैन। टू सर्व योर कंट्री, आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप देश के नागरिक कहलाने लायक हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सर्विस है और भारत के नागरिकों की सेवा है ये। और इसमें जो एटीट्यूड होना चाहिए वो अपने आप को एक ट्रस्टी के रूप में रखकर होना चाहिए। लेकिन पद पर बैठने के बाद व्यक्ति ये बात भूल जाता है। ये आमतौर पे हुआ है। जैसे लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, चूंकि इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा हुजूम है, साथ में भीड़ है, सर सर मैडम मैडम, तो आदमी पागल हो जाता है। लगता है कि अब क्या करें, अब तो बादशाह हम ही हैं, भाई सिकंदर सानी हम ही हैं। पर आदमी समझ नहीं पाता। इसीलिए आया नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर, कि एक अधिकारी के क्या दायित्व है। अधिकारी अपने अपने दायित्व के बोध से भरा रहे, इसलिए एथिक्स का पेपर लिया जाता है कि हमारे क्या दायित्व हैं। और प्राथमिकताएं क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है। और इसी पे ही आता है केस स्टडी। इसी पे क्या आता है, केस स्टडी। इसी पे क्या आता है, केस स्टडी। हमारी प्राथमिकता क्या है। अब ऐसी एक जो घटना दे दी जाएगी, वहां पे आपका परिवार भी होगा, अपने लोग भी होंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट भी होगा, उसमें आप किसको प्राथमिकता पे रखते हैं। आग लगी है, अपने भी परिवार के लोग फंसे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि जब आप बहुत बड़े लेवल पे होते हैं तो जिम्मेदारी केवल एक पक्ष की नहीं है, जिम्मेदारी बहुत सारे पक्षों के ऊपर आपकी बनती है। इसको कहते हैं जवाबदेहिता।
क्या कहते हैं? जवाबदेहिता। एक अधिकारी की जवाबदेहिता क्या है? अकाउंटेबिलिटी। जब इस एंगल से हम सोचना शुरू करेंगे तब जाके हमें यह समझ में आएगा कि नहीं, पेपर 4 की डिमांड क्या है। जो भी भारत के दार्शनिक हैं, जो विश्व के दार्शनिक हैं, जहां से जो प्रशासनिक समझ हमें मिलती है, उनका अध्ययन हम करते हैं एथिक्स में। और उन दार्शनिकों से जो जो बेहतर गुण हमारे प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है वो हम ग्रहण करते हैं, और उसी को ही हम अपने यहां जोड़कर अपने उत्तर में लिखते हैं। यही तो है। वही अरविंद का दर्शन आपको क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे जाकर ये बात समझें कि मानव सबसे बड़ा ऊपर होता है। जाति और धर्म से ऊपर उठ के मानवता की बात समझिए। आप महात्मा गांधी के दर्शन को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दूसरे के दर्द को समझिए। पीर पराई जाने रे, वैष्णो जनते तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। भगवान के जन वो हैं जो दूसरे की पीर को जानते हैं। लोग महात्मा गांधी बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं महात्मा गांधी को मानता हूं कि वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने आप को यह समझा कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है। और जब आप अधिकारी बनते हैं तो आपका जीवन दूसरों के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। या तो हट जाइए, इतनी बड़ी पेरिफेरी में आपको हटना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं प्रशासन में तो आपको खपना पड़ेगा, और अगर खपने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशासन में फिर आपकी जरूरत भी नहीं है। एथिक्स के पेपर से जो यूपीएससी यही चाहता है कि ऐसे लोग आए जिनके पास कुछ विजन हो, कुछ अप्रोच हो, कुछ नैतिकता हो, कुछ विचारधारा हो, और सबसे ऊपर ये हो मानव, राष्ट्र और उसका विकास। सत्यनिष्ठा हो उस व्यक्ति के भीतर। यहां आप देखेंगे कुछ बातों को बिल्कुल स्पष्ट किया गया। सत्यनिष्ठा। कुछ लोगों की सत्यनिष्ठा इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि केवल उनका आप नाम ले लें तो अपने आप विश्वास हो जाता है कि भाई वो आदमी तो गलत कर ही नहीं सकता, कोई कितना भी आरोप लगा दे। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। जब आप सर्विस में जाएंगे तो सत्यनिष्ठा पर रोक लग जाती है कभी कभी। कहते हैं कि ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है, इसीलिए उसके जो प्रमोशन को रोक दिया जाता है। आप सर्विस में आईपीएस ओपीएस में जाएंगे, वहां पे लिखा रहता है कि इनकी सत्यनिष्ठा पर रोक लगाई जा रही है। अब ये सत्यनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहे। अभी बीच में आपने जो सुना होगा, कुछ जगह स्टेटमेंट आया कि कोई पुलिस के अधिकारी थे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी पार्टी का जो कार्य करना है तो वर्दी उतार दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपकी सत्यनिष्ठा खंडित है। आप हैं तो सर्विस में, लेकिन आप किसी को अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। यह हमेशा होता है। सत्यनिष्ठा को लेकर हमेशा संशय बना रहता है लोगों। सर्विस का मतलब है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, न पक्ष में है न विपक्ष में है, हम हैं निष्पक्ष। यह है सत्यनिष्ठा। सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह ही सत्याग्रह है, वही सत्यानिष्ठ है। ईमानदारी। और क्या है एथिक्स के पेपर में? और क्या आपको यहां पे ये लोग देखते हैं? ईमानदारी कितनी है। ईमानदारी की जांच वहां होती है जब आपके पास कुछ हो। जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या ही आपकी ईमानदारी की जांच हम करेंगे। अभी आप कहें कि मैं बहुत ईमानदार हूं, क्या मतलब इस बात का? कुछ है ही नहीं यहां तो ईमानदार रह के क्या करेंगे? आप सर्विस में जाएंगे तब जाके पता चलेगा ईमानदारी का मतलब क्या है। जब सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग आएंगे कि मैम ये वाला साइन कर दीजिए, उस पे इतना है, ये काम कर दीजिए, इस पे ये हो जाएगा, ये काम कर दीजिए, वहां वाला फ्लैट, ये काम कर दीजिए।
2-4 महीने आप रुकेंगे, फिर कहेंगे यार जीवन भर तो संघर्ष किया, आज यहां ऐसी व्यवस्था, ये किसको मिलता है अवसर, मुझे मिला है। इसीलिए अधिकारियों के संपत्ति के जो डिक्लेरेशन की बात होती है, जैसे सर्विस में आप जाएंगे आपको पहले लिख के देना पड़ेगा कि कितनी संपत्ति है, और बीच बीच में आपके संपत्ति का आकलन होता रहेगा कि आपका कितनी संपत्ति बनी। लेकिन अधिकारी भी होशियार है, तुम डाल डाल तो हम पात पात, तो जीजा फूफा मामा चाचा भतीजा। आप सोचिए यूपीएससी के टॉपर थे जो प्रदीप कुमार शुक्ला, फर्स्ट रैंक, और वो भ्रष्टाचार के केस में, ये बहुत जो पुरानी बात बता रहा हूं, भ्रष्टाचार के केस में जेल गए। यूपीएससी की एक और थी टॉपर, इनका नाम था नीरा यादव, और आप जानते हैं नोएडा विकास प्राधिकरण में मुख्य सचिव रही, और जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पद पे थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार रहा, वो भी जेल में चली गई। आप इतनी बड़ी सर्विस में जाकर उसके बाद आपको जेल जाना पड़ जाए, आप ये मान के चलिए कि सरकार भी उतनी ही अवेयर चल रही है जितना आप अवेयर है। इसीलिए पारदर्शिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी। ऑफिस में आप जाते हैं तो बड़े बाबू कहता है साहब नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे साहब? अभी मीटिंग में है, और साहब गेम खेलने बैठ के। ये होता है। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, जो डीएम साहब के यहाँ, तो बड़े बाबू आपको मिल जाएगा पान खाता हुआ बढ़िया, वो दिन भर में अपना काम कर जाता है। क्या है ये? बीच में लोग बहुत हैं, शासन सीधे लोगों तक। अब ये नारा है, शासन सीधे जनता तक। इसलिए अधिकारी कह रहे हैं कि भाई अब अधिकारियों को जाना पड़ेगा 9 बजे ऑफिस। अधिकारी आता था 12 बजे ऑफिस। आईएएस मतलब भगवान। ये क्यों इतनी सर्विस में इतना है चार्म? इस सर्विस का इसीलिए चार्म है इंडिया में कि इस सर्विस में बहुत ज्यादा पावर है। 3 ही पद हैं हिंदुस्तान में, डीएम, सीएम और पीएम। 3 पद जो चश्मा लगा के चलते हैं वास्तव में, जिनको दुनिया नहीं दिखती है, केवल वो दिखते हैं और आगे का काम दिखता है, और तीनों आपस में टकराते हैं। कभी कभी आपने देखा हो छत्तीसगढ़ का एक था डीएम, वो मोदी जी के सामने वो भी चश्मा लगा खड़ा था और बड़ा विवाद हुआ उसमें। हरियाणा का था। तो इन पदों में शक्ति है, और जहां शक्ति का केंद्रण होगा वहां भ्रष्टाचार भी है। और इन पदों पे कोई ईमानदार व्यक्ति आ गया तो उस डिस्ट्रिक्ट का कायाकल्प हो जाएगा, ये भी बात है। आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे अधिकारी थे, पीवी सरीन, बहुत ईमानदार आईएएस अधिकारी थे, अल्टो से चलते थे। आईएएस के लिए इतनी बड़ी चीज है, जो आंख रख दे कि यानी ये चीज चाहिए तुरंत आ जाएगी घर पे। बड़े बड़े व्यापारी आके हाथ जोड़ते हैं सुबह शाम। एसडीएम के पास इतनी पावर है, तो आप आईएएस तो समझिए बहुत बड़ी चीज है। 5 एसडीएम, एडीएम, सीडीओ सब उसके अंतर्गत होते हैं। लगभग जिलाधिकारी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पे मैं बताऊं, लगभग 42 से लेकर 50 विभाग का पदेन अध्यक्ष है जिलाधिकारी। क्या बात समझ में आ रही है? 50 विभाग उसके नीचे हैं। अधिकतर विभागों में जिलाधिकारी जा ही नहीं पाता, समय ही नहीं है। कहां जाएंगे? एजुकेशन में जाएं कि जो पीडब्ल्यूडी में जाएं कि आईपीएस को देखने जाएं? किसको किसको देखने जाएंगे? इसलिए वो एक जगह बैठता है, लोग आते हैं उसके पास, दरबार उसका लगता है, वो किसी के पास नहीं जाता। मैं अभी एक बार बिहार गया था, मेरे एक मित्र हैं एसपी हैं, तो कहें सर क्या बताएं, डीएम का ही जिला है पूरा, ये जितनी लैंड है ये उसी की है सारी।
वास्तव में भारत में नौकरशाही में सबसे ऊपर क्यों है आईएएस? तो सर्विस में टफ तो होगी ना। आईआईटी का लोग आईआईटी की बहुत अच्छी जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हैं? जहां 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज है वहां से क्यों यहां आ रहे हैं? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पावर भी कुछ होता है, और पावर की दुनिया में सबको भूख है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसलिए पढ़ते समय थोड़ा इस अप्रोच पे हमें जाकर पढ़ना है। आज के लिए टारगेट ये है कि हम लोग पेपर 1 से शुरू करते हैं, मॉडर्न इंडिया से लिखना। आप लिखिए मॉडर्न इंडिया, और उसमें सबसे पहले आप जो 2 टॉपिक लिखिए, एक तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े प्रश्न वहीं लिखिए, क्या आपका टारगेट है। एक तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े प्रश्न 1 नंबर पे। फिर दूसरा टॉपिक लिखेंगे अंग्रेजों की भारत में सफलता क्यों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है। अंग्रेजों की भारत में सफलता क्यों, वहीं ब्रैकेट में लिखिएगा जो यूरोपीय कंपनियों के सापेक्ष में। अंग्रेजों की भारत में सफलता क्यों, यूरोपीय कंपनियों के सापेक्ष में। अगला पॉइंट, भारत में अंग्रेजों का सफल होना भारतीय शासकों के संदर्भ में। भारत में अंग्रेजों का सफल होना भारतीय शासकों के संदर्भ में। भारतीय शासकों के संदर्भ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इस तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे तो मॉडर्न इंडिया से। तो यहाँ पे आज की यह हम लोग जो है अपना डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं।